प्राचीन काल से मानव सौरमंडल के बारे में सोचता था तो वो हमेशा उसमें 6 ग्रहों का ही जिक्र करता था जो उसे अपनी आंखों से दिखाई देते थे। बुध यानी मरकरी ग्रह से लेकर शनि ग्रह तक को मानवों ने कई बार रात के आकाश में देखा, पर जैसे जैसे हमारी आधुनिक तकनीक विकसित होती गई और विशाल आकार के टेलीस्कोप और गैजेट्स बनने लगे, हमने शनि ग्रह के बाद यूरेनस और नेपच्यून ग्रह को खोजा और बाद में प्लूटो की भी पुष्टि की। इस तरह हमने अपने सोलर सिस्टम के 9 ग्रह खोज निकाले, पर धीरे धीरे आधुनिक गैजेट्स की मदद से हमें पता चला कि प्लूटो आकार में काफी छोटा है और ये कई विशाल गैसीय ग्रहों जैसे बृहस्पति यानी जुपिटर और शनि ग्रह के चंद्रमाओं से भी आकार में छोटा है, तो इसे ग्रह मानना ठीक नहीं है। ऐसे में फिर से हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह रह गए, पर कई वैज्ञानिकों का हमेशा से ही मानना था कि सोलर सिस्टम में जरूर 9वां ग्रह आज भी मौजूद होगा जो प्लूटो की जगह लेगा और फिर से 9 ग्रहों की कमी को पूरा कर देगा। इसी 9वें ग्रह की खोज ने आज भी वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर रखा है। ये सूर्य से इतना दूर माना जाता है कि इसे डायरेक्ट देख पाना असंभव है, पर मैथमेटिकल डेटा और कंप्यूटर सिमुलेशन से वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में जरूर कोई 9वां ग्रह मौजूद है और इसका खोजा जाना बेहद जरूरी है। अगर ये मिल जाता है तो सौरमंडल के कई राज हमें पता चल सकेंगे जो हमारी एस्ट्रोनॉमी की समझ को और आगे कर देंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इसी अनजान 9th प्लैनेट और कहें तो प्लैनेट एक्स की ओर लेकर चलूंगा और बताऊंगा कि कैसे इसके बारे में पहली बार कोई थ्योरी रखी गई और कैसे ये आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक अजीब पहेली बना हुआ है। आकार में पृथ्वी से बड़ा और सूर्य से 10,000 करोड़ किलोमीटर दूर ये ग्रह अगर वास्तव में है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता है। तो चलिए तैयार हो जाइए एक और बार साइमित के साथ प्लैनेट 9 की अद्भुत यात्रा के लिए। 100 साल पहले तक हमें ऐसा ही लगता था कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, पर सन 1900 के शुरुआती समय में महान वैज्ञानिक पर्सिवल लॉवेल ने कुछ ऑब्जर्वेशंस की। उन्होंने देखा कि जब यूरेनस और नेपच्यून अपने ऑर्बिट पे सन के चक्कर काट रहे थे, तब इसी दौरान वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आते हैं, तो उस लोकेशन पर आते ही वो अपने रेगुलर ऑर्बिटल पाथ से थोड़ा सा भटक जाते हैं और कुछ देर बाद चीजें वापस से नॉर्मल हो जाती हैं। आप में से कई लोगों ने लोवेल का नाम नहीं सुना होगा, पर आप यकीन नहीं करेंगे कि दुनिया में सबसे पहले मार्स पर जीवन होने की बात इन्होंने ही प्रूव करी थी और उसी के साथ साथ मार्स पर जीवन अभी माइक्रोब स्टेज पर है, ये थ्योरी भी इन्होंने ही प्रपोज की थी। हालांकि इनकी अधिकतर थ्योरीज की तरह ये इनके जिंदा रहते प्रूफ नहीं हो पाई थी, इसलिए इनके बारे में लोग उतना ज्यादा नहीं जानते हैं। अब लॉवेल के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और वे एक अमीर इंसान थे, इसलिए अपनी इस ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने कुछ ही वक्त में एरिजोना के एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर एक ऑब्जर्वेटरी बनवा ली और वहां एक बहुत ही बड़ा टेलीस्कोप लगवाया और इसके बाद से अपनी उसी एक थ्योरी पर रिसर्च करने लगे। इसी बीच सन 1906 में उन्होंने फाइनली दुनिया के सामने अपनी प्लैनेट एक्स की थ्योरी रखी। उनके अनुसार सोलर सिस्टम के बहुत ही भारी हिस्से में एक ऐसा ग्रह मौजूद था जिसका मास पृथ्वी से लगभग 5 गुना ज्यादा था और उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ज्यादा थी। उन्होंने अपने जीवन में लगभग सब कुछ छोड़ दिया और सिर्फ इसी प्लैनेट एक्स के पीछे पड़े रहे। लगातार ऑब्जर्वेशन करने के बाद भी वे इस ग्रह को अपने पूरे जीवन काल में नहीं ढूंढ पाए, पर इस ग्रह की खोज लगातार जारी रही और इसी समय एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला जब सन 1930 में उन्हीं की ऑब्जर्वेटरी के टेलीस्कोप से क्लाइड टॉम्बाउग नाम के एक साइंटिस्ट ने नवे प्लैनेट को खोज निकाला और उसका नाम रखा गया प्लूटो। अगर आप इस नाम का ब्रेक डाउन करें तो इसके शुरुआत में P और L आता है, जो कि बेसिकली एक ट्रिब्यूट है पर्सिवल लॉवेल को उनकी रिसर्च के लिए। दोस्तों, इससे पहले हम प्लैनेट 9 की ओर जाएं, मैं आज आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताना चाहता हूं जिसकी मदद से आप अपनी खरीदारी पर काफी पैसे बचा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं कैश करो ऐप की, जहां आपको कई सारे रिटेलर जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट देखने को मिल जाते हैं। कैश करो को यूज करना बहुत ईजी है, बस 2 सिंपल स्टेप्स। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कैश करो ऐप डाउनलोड करो या स्क्रीन पर दिए गए रेफरल कोड SAIMIT25 को डालकर साइन अप करो। इसके बाद आप किसी रिटेलर वेबसाइट पर जाओ, जैसे कि अमेजन, और ऑरेंज बटन पर टैप करो। इससे आप सीधा उस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। बस आप जैसे यूजुअली शॉपिंग करते हो वैसे ही यहाँ करो। इसके बाद आप प्रोडक्ट को परचेस करके फिर पेमेंट करने के बाद माई अर्निंग सेक्शन में अपना कैशबैक चेक कर सकते हो। इसके कंफर्म होते ही आप इसे सीधे या तो अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो या फिर अमेजन गिफ्ट वाउचर में बदल सकते हो। इस ऐप के जरिए आप 1500 से ज्यादा वेबसाइट पर शॉपिंग करके कैशबैक का फायदा उठा सकते हो। तो जल्दी से जाओ और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और रेफरल कोड SAIMIT25 को यूज करके कैश करो पर साइन अप करो और तुरंत ही 25 रुपए का बोनस पाओ। इसी तरह कई साल बीतते गए और जब वैज्ञानिकों ने प्लूटो के मून शेरोन को खोजा, तब उन्हें पता चला कि प्लूटो का मास तो पृथ्वी के मून लूना का भी 1/6 है। तो ऐसे में अगर हम उसे किसी भी और ग्रह से कंपेयर करेंगे तो प्लूटो का तो कोई मानो अस्तित्व भी नहीं है, क्योंकि ना तो प्लूटो का मास ज्यादा है, ना ही उसका रेडियस ज्यादा है और ना ही उसकी रिवॉल्विंग स्पीड। अब इन सभी चीजों की खोज के बाद ये तो समझ में आ गया था कि प्लूटो वो प्लैनेट एक्स नहीं है जिसके बारे में लोवेल ने बात कही थी। और इसके बाद साल 2006 में प्लूटो को कम्प्लीटली एक प्लैनेट के रूप से हटा दिया गया और एक ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया। अगर आप सोलर सिस्टम को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि यूरेनस और नेपच्यून एक अलग ही परिक्रमा पथ यानी ऑर्बिट पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये दोनों एक दूसरे की ऑर्बिट को अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से प्रभावित करते हैं।
जब ये दोनों एकदम पास होते हैं तो नेपच्यून यूरेनस को अपनी ओर खींचता है और यूरेनस सूर्य की परिक्रमा लगाते हुए भी उससे थोड़ा दूर हो जाता है। वहीं जैसे ही नेपच्यून यूरेनस से दूर जाता है तो फिर से यूरेनस की ऑर्बिट में बदलाव आता है और वह फिर से सूर्य के पास चला जाता है। इन दोनों ग्रहों की इन्हीं ऑर्बिटल इरेगुलरिटी के कारण ही वैज्ञानिक हैरान रहते थे। साल 1989 में जब वॉयेजर 2 नेपच्यून के पास पहुंचा तब वैज्ञानिकों को पता चला कि उन्होंने हमेशा से ही यूरेनस और नेपच्यून का मास ही गलत कैलकुलेट किया था। इसकी वजह से ही शायद इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस इन ग्रहों को लेकर आ रही थी। इसके बाद जब मास की सही वैल्यू को मैथमेटिकल इक्वेशन में रखा गया तो वैज्ञानिकों ने पाया कि यूरेनस और नेपच्यून दोनों का ऑर्बिटल बिल्कुल सही है और वे उसी तरह से चल रहे हैं जैसे उन्हें चलना चाहिए। इसी के साथ 83 साल की प्लैनेट एक्स वाली बात खत्म हुई और ऑफिशियल प्लैनेट एक्स को एक गलत थ्योरी करार दिया गया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। साल 2016 में 2 एस्ट्रोनॉमर्स जिनका नाम कॉन्स्टेंटिन वेट्जिन और माइकल ब्राउन है, उन्होंने काफी सारे डेटा को एनालाइज किया और जो रिजल्ट दुनिया के सामने रखा वो हिला देने वाला था। अपने कान खुले रखिए क्योंकि अब हम लोग थोड़े डीप कॉन्सेप्ट में छलांग लगाने वाले हैं। तो इन दोनों ने एक्सट्रीम ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स में अजीब ऑर्बिटल पैटर्न रिकॉर्ड की। ये लोवेल की ऑब्जर्वेशन से बहुत कुछ अलग नहीं थी, लेकिन इन दोनों चीजों में फर्क सिर्फ इतना था कि लोवेल ने ये ऑर्बिटल डिफरेंसेस आउटर मोस्ट प्लेनेट में देखी थी और इन दोनों ने एक्सट्रीम ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स यानी कि ETNOs में। अब ये एक्सट्रीम ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, आइए जानते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स, लगभग 200 मून्स और भी अनगिनत एस्ट्रॉइड और मीटेoroids आते हैं। वैसे ही नेपच्यून के बहुत पीछे एक बहुत बड़ा हिस्सा है जहां काफी सारे स्टार्स और एक्सोप्लैनेट्स हैं। उस एरिया में जो ऑब्जेक्ट्स आते हैं उन्हें कहा जाता है ETNOs यानी एटनोस, जिन्हें एक्सट्रीम ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं। अब हम जिन एटनोस की बात कर रहे हैं वो भी एक बड़े रीजन का हिस्सा है और उस रीजन का नाम है काइपर बेल्ट। जब इन ऑब्जेक्ट्स पर इन दोनों एस्ट्रोनॉमर्स ने एक अजीब फोर्स नोटिस की तो बातें दोबारा शुरू हो गई कि क्या कोई प्लैनेट 9 सच में एग्जिस्ट करता है या नहीं। यही नहीं, इन दोनों की माने तो ऐसे कई सारे प्लैनेट्स थे जिनके ऑर्बिट्स आपस में टकरा रहे थे। वैज्ञानिकों की माने तो ऐसा बिना किसी आउटर फोर्स की वजह से संभव नहीं है। और सवाल फिर से वहीं पर आ जाता है कि आखिर ऐसा क्या है जो काइपर बेल्ट में मौजूद ऑब्जेक्ट्स की ऑर्बिट को प्रभावित करता है। आप अगर गौर से देखें तो इस बेल्ट में मिलने वाले सभी ड्वार्फ प्लैनेट्स और एस्ट्रॉइड एक ऐसे पैटर्न में सूर्य की परिक्रमा करते हैं जो अपने आप में विचित्र है। हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट होने के कारण इनका पेरिफेरियन पॉइंट यानी सूर्य के सबसे नजदीक की दूरी भी नेपच्यून की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में इन्हें ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल है। हाल में ही खोजा गया सौरमंडल का सबसे दूर का ग्रह सेडना इसी का एक एग्जाम्पल है। अगर आप इसकी ऑर्बिट को देखें तो आप पाएंगे कि हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में सूर्य की परिक्रमा कर रहा है और हर 11,000 साल में एक ऑर्बिट को पूरा कर लेता है। सेडना की इस विचित्र ऑर्बिट के पीछे का क्या कारण है? क्या ये प्लैनेट 9 की वजह से तो नहीं है? खैर, सेडना के अलावा भी इसी काइपर बेल्ट में कुछ ऐसे एस्ट्रॉइड भी खोजे गए हैं जो सूर्य की एकदम परपेंडिकुलर ऑर्बिट में परिक्रमा करते हैं। इस सिमुलेशन को देखकर आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो क्या ये सभी विचित्र ऑर्बिट प्लैनेट 9 की ओर इशारा करती हैं? कई वैज्ञानिक ऐसा ही समझते हैं और इस बात को वो कई मैथमेटिकल मॉडल और कंप्यूटर सिमुलेशन से प्रूव भी कर चुके हैं। पर अब सवाल ये आता है कि आखिर हम लोग इतने श्योर कैसे हैं कि ये सारी घटनाएं किसी प्लैनेट की वजह से हो रही हैं? पहले कई लोगों ने इस पर विवाद किया कि हो सकता है उस रीजन के पास एक बहुत ही छोटे साइज का ब्लैक होल हो, मान लीजिए एक सेब या संतरे के साइज का। अब आप लोगों के दिमाग में ख्याल आ सकता है कि इतने छोटे आकार का ब्लैक होल भला क्या करेगा। देखा जाए तो इतना खतरनाक नहीं होगा, लेकिन ये फिर भी मास में बहुत ज्यादा होगा और इसका मास कम से कम पृथ्वी से 5 से 10 गुना ज्यादा हो सकता है। पर इतना सब ऑब्जर्व करने के बाद भी इस प्लेनेट को एक हाइपोथेसिस ही माना जाता है, यानी कि अभी तक कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है। हालांकि कई लोग इस ग्रह के होने की बात को सीधा नकार देते हैं। उनका मानना है कि जिस ग्रह को हम लोगों ने आज तक नहीं देखा तो ये शायद सौरमंडल में मौजूद ही ना हो। लेकिन एस्ट्रोनॉमी में ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस चीज को खोजा ना गया हो वो एग्जिस्ट ही ना करती हो। हाँ, ये बात सच है कि हम लोग हबल टेलीस्कोप की मदद से पृथ्वी से कई मिलियन लाइट ईयर दूर की चीजों को ढूंढ चुके हैं और उनकी तस्वीरें भी ले चुके हैं। पर यह केवल इसलिए नहीं संभव हो पाया है क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी या फिर हम लोग सब कुछ कैद कर सकते हैं। अगर बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से गौर किया जाए तो मानव सभ्यता अभी भी स्पेस टेक्नोलॉजी में कहीं स्टैंड नहीं करती है। आज भी ऐसी कितनी ही डिस्कवरीज हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के एरिया में की जा रही हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी कुछ ही सालों पहले सोलर सिस्टम में एक प्लेनेट पाया गया था जिसका नाम था फार फार आउट, जो कि हमारे सूर्य से सिर्फ 140 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूरी पर था, यानी सूर्य और पृथ्वी की दूरी का 140 गुना और कहें तो 2100 करोड़ किलोमीटर दूर। इसे देखने पर पहले लगा कि कहीं ये प्लेनेट 9 तो नहीं है, पर इसके सिग्नेचर और स्पेक्ट्रम को एनालाइज करके पता चला कि प्लूटो की तरह ही एक ड्वार्फ प्लेनेट है। सौरमंडल में काइपर बेल्ट के बाहर किसी ग्रह को खोजना बहुत ही मुश्किल काम है। सूर्य की लाइट यहाँ काफी कम पहुंचती है
और यहाँ मौजूद ऑब्जेक्ट काफी ज्यादा ठंडे होते हैं और ना के बराबर ही लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ऐसे में इन्हें डायरेक्ट टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल है। इन्हें ऑब्जर्व करने के लिए हमें लगातार काइपर बेल्ट में लाइट के एक पैटर्न को कई बार देखना पड़ता है। इसके लिए पूरे साल में केवल 2 या 3 दिन ही हमें ऐसे मिलते हैं जिस दिन चांद ना निकला हो और टेलीस्कोप में पड़ रही लाइट में एटमॉस्फेयर का कोई दखल ना हो। अगर ये सभी कंडीशन सही हो जाती हैं तो हम तभी इस प्लैनेट 9 को खोज पाएंगे। हालांकि अभी इसे खोजना बहुत मुश्किल है, पर वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर ये सच में एग्जिस्ट करता है तो आने वाले 10 सालों में शायद हम इसे पूरी तरीके से खोज सके। प्लैनेट 9 की अंदाजतन दूरी सूर्य से लगभग 600 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आंकी जाती है और माना जाता है कि इसका रेडियस पृथ्वी से 4 गुना बड़ा होगा और इसका मास कम से कम पृथ्वी से 10 गुना ज्यादा तो होगा ही होगा। लेकिन शायद वो बहुत ज्यादा डिम हो, इतना ज्यादा कि हमारे कैमरास अभी उसे कैप्चर न कर पाते हों और इसलिए अभी इसे केवल हाइपोथेसिस नाम से ही टाल दिया जाता हो। पर वजह कुछ भी हो, वैज्ञानिक इसके बारे में बहुत एश्योरिटी रखते हैं और उनका दृढ़ विश्वास है कि प्लैनेट 9 जरूर एग्जिस्ट करता है। इसको खोजने के लिए आज भी हमारी टेक्नोलॉजी दिन ब दिन एडवांस होती जा रही है और प्रोडक्टिव लोकेशन जहां पर प्लैनेट 9 का एग्जिस्टेंस होता जा रहा है वहां पर हर वक्त साइंटिस्ट टेलीस्कोप लेकर मानो तैनात होते हों, इस उम्मीद पर कि शायद कोई लाइट सोर्स अचानक से उस पर पड़ जाए और इसी लकी फिनोमेना की वजह से हम फाइनली लोबेल के सपने को ट्रेस कर सकें और प्लैनेट 9 को खोज पाएं। फिलहाल तो किसी को भी नहीं पता है कि ऐसा कब होगा, पर आप हमें बताइए कि आपको इसके बारे में क्या लगता है। क्या ब्रह्मांड में कोई नौवा प्लैनेट सच में है, और अगर है तो क्या वो उतना ही ताकतवर है कि जितना हमें बताया गया है? इन सभी सवालों के जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। वहीं ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त अगर आप अपनी सेविंग बढ़ाने के साथ साथ कैशबैक का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कर सकते हैं या SciMit25 कोड डालकर कैश करो ऐप को तुरंत डाउनलोड करके इसका फायदा उठा सकते हैं। तो बिल्कुल देर ना करें। इसके साथ साथ साइंस की अधिक जानकारी के लिए और करीब से समझने के लिए हमारी वेबसाइट विज्ञानम.com पर जरूर जाइए और उसे बुकमार्क कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार साइंस वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।